animal tissue. You know the definition of tissue? Cell. What, what do you mean by a tissue? Basically, tissue is a group of cells. Now, these cells in this group are having same structure, they are having same function, and their origin is also same. Such a group of cells we call it as a tissue. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. So tissues are actually the group of cells which have same origin. Now here when we say same origin, we have studied three germ layers: endoderm, ectoderm and mesoderm. Right? Remember? Yes. So same origin का मतलब होता है इनमें से किसी भी एक लेयर से ओरिजिन होता है इन सारे की सारे सेल्स का. इधर मेसोडर्म से होगा और एक्टोडर्म से होगा और एंडोडर्म से होगा. So they will be having the same origin. Anatomically, these cells are similar and they perform the same function. Such as group of cells we call it as tissue. Now ये जो tissues होते हैं, अभी हमने tissues क्या देखा कि बहुत सारे cells एक साथ आते हैं, बंच में आते हैं, then we call it as tissue. Now cell का specification हमने देखा वहां पर. Now ऐसे जो tissues होते हैं वो एक साथ आते हैं जिनमें फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा. ठीक है. सो ऐसे जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनता है. सो फ्रॉम अ सेल, एक सिंगल सेल से हम लोग ऑर्गन सिस्टम तक कैसे जाते हैं? सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, फंक्शन, structure, they form tissue. Tissues of similar function, they form a organ. Organs which perform सेम फंक्शन और जिनका एंड जो होगा, मतलब जो भी ऑर्गन्स है उनका आउटमोस्ट फंक्शन जो होता है वो एक ही फंक्शन की तरफ जाता है, और दे हेल्प फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन. दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम्स. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो अभी ये जो एनिमल टिश्यू जो लेसन है इसमें हमको ये जो टिश्यूज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, स्पेसिफिकली वही सीखना है हमको. सो वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दीज डिफरेंट टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. इसमें एपिथेलियल टिश्यू होगा. बेसिकली देर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. सो ये 4 टिश्यूज एंड उनके जो भी टाइप होंगे वो सारे के सारे हमको इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं. एंड जस्ट गो टू कहाँ पर अगर कुछ रह जाता है तो देखते हैं. नाउ टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. हमने टिश्यू का डेफिनेशन 9th-10th में ही सीखा है एक्चुअली. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन और सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Now various tissues they combine together in an orderly manner to form a large functional unit which is called as organs. These organs again combine together to form organ system. Now ये जो cells होते हैं, cells दो टाइप के होते हैं ह्यूमन बॉडी में. ये मैंने पहले भी आपको बताया है, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, यानी सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स, एंड जर्म सेल्स यानी सेल्स विच आर गोइंग टू गिव राइज टू द गैमेट्स. मेल गैमेट, फीमेल गैमेट को जो प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं उनको हम germ cells बोलते हैं. So these are the two basic types of cells present in our body. वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. The cells are of two types: somatic cells, germ cells. So the word ये सारे ग्रीक वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स है. सोमा यानी बॉडी, सो सोमैटिक सेल्स यानी जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स है उनको छोड़ के जो भी बॉडी में सारी सेल्स होती है, दोज आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स. All body cells of an organism except sperm and ova, these are somatic cells. समझ में आ रहा है ना? So ये जो दो Yes. होते हैं वो गैमेट सेल्स होते हैं, sperm and ova, या मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो ये दो छोड़ के बाकी के सारे सेल्स जो होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स में डाल देते हैं.
एंड जो germ cells है, these are these two. These are the germ cells. The sperm and ova are germ cells. They belong to reproductive system. So in this way, from a single cell or a group of cells, हम लोग tissues, organ system and as a whole body formation होता है. Now जब हम टिश्यूज या सेल का स्टडी करते हैं तो उसमें हिस्टोलॉजी देखते हैं. हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो ये जो टिश्यूज है यानी ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है वो देखना, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो स्टडी करना, ये सारा जो स्टडी होता है दिस कम्स अंडर हिस्टोलॉजी. So this is actually the branch of biology in which we study the structure and arrangement of cells which are present in a tissue as well as नहीं जो दूसरा ये होता है उसमें हम उसका फंक्शन देखते हैं. हिस्टोलॉजी में ओनली यही देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है सेल्स which are present in a tissue. That branch of biology we call it as histology. The study of structure and arrangement of tissues, it is called as histology. So main 4 टाइप है टिश्यूज के प्रेजेंट इन एनिमल्स. जब मैं ह्यूमन बॉडी में बोल रही हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बॉडी का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वो वर्ड. बट टिश्यूज के जो 4 टाइप है वो पूरे एनिमल किंगडम या जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सभी में हमको दिखाई देते हैं. दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. शायद हम लोगों ने 10th में ये सीखा है ना? Yes, ma'am. Now, इसमें अभी क्या करना है, एपिथेलियल टिश्यू या ये जो सारे टिश्यूज है उनके डिफरेंट टाइप्स हमको देखने, उनके फंक्शंस देखने होते हैं, उनका लोकेशन क्या है बॉडी में, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये सारा जो सब टॉपिक्स है ये हर एक टिश्यू का हमको स्टडी करना है यहाँ पर. जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ये ध्यान में रखना पड़ेगा सिर्फ. नाउ जो सबसे पहला टिश्यू है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. नाउ एपी यानी जो अपर लेयर जिसको हम बोलते हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. नाउ ये नाम इनको क्यों दिया गया है? बिकॉज ये जो सेल्स होते हैं दे फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स और इनर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स. ये फॉर्म होता है एपिथेलियल टिश्यू से. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. नाउ आउटर कवरिंग यानी जो भी लाइक लीवर होगा या लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, ये जो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम विसेरा बोलते हैं, ये जो ऑर्गन्स है इन ऑर्गन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है. दैट कवरिंग इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये देखा हमने अबाव वाला कवरिंग. अभी मैंने एक बोला कि जो इनर कवरिंग भी फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर बताया है कि इनर कवरिंग यानी जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है बॉडी में, उन ब्लड वेसल्स का अंदर का जो कवरिंग होता है दैट इज आल्सो फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू और एपिथेलियम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक कैपिलरी निकाली तो इसका जो आउटर कवरिंग होगा दैट विल बी आल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सिमिलरली ये जो अंदर की कैविटी है इसका जो लाइनिंग होगा ऐसे, दिस विल बी अगेन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग्स जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म होते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. सिमिलरली जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन्स में भी इनर लाइनिंग जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से फॉर्म होता है ना. एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप है, तो कहाँ पर कौन सा प्रेजेंट होता है वो हम बाद में देखेंगे. एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म अ कवरिंग ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है वगैरह वगैरह वो यहाँ पर मेंशन किया है. नाउ दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज. कॉम्पैक्टली अरेंज का मीनिंग पता है?
नो नो। सी, यहाँ पर एक स्क्वामस को छोड़ दो, एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पर एक डायग्राम दिया है आपको। दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज यस। कॉल्ड एज कॉम्पैक्टली अरेंज। मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है, यानी द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल्स इज टोटली एब्सेंट, दैट वी कॉल एज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। बिल्कुल भी स्पेस बीच में नहीं होता है। सो इस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। So the epithelial cells are compactly arranged with little intercellular matrix. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो फुटपाथ पर वगैरह जाते हैं या घर में भी जो भी फ्लोरिंग करते हैं, तो दो जो टाइल्स होती है उसके बीच में वो क्या कॉम्पैक्टली फिट हो जाए, इसके लिए एक छोटा सा व्हाइट सीमेंट का लेयर लगाते हैं, सो दैट, है ना? तो सिमिलरली ये जो दो सेल्स होते हैं, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एंड इनके बीच में जो मैट्रिक्स होता है, दैट इज, उसी को हम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दो सेल्स के बीच में जो, जैसे सीमेंट का काम होता है उसी तरीके से ये मैट्रिक्स का काम होता है। इट इज वेरी लिटिल। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। नाउ these cells rest on non-cellular basement membrane. So अभी एपिथेलियल सेल्स जो होती है, ये जो ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो कॉम्पैक्टली अरेंज किए जाते हैं। नाउ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर का मतलब, जैसे सेल का स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेसन में सीखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ये वो सब कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब whatever cell organelles we can find in a cell, these are totally absent in this basement membrane. That is why we call it as a non-cellular basement membrane. समझ में आ रहा है? यस। So epithelial cells will be always rested on this basement membrane. Now basically epithelial cells जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ये सिंपल एपिथेलियल, जिसमें ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट। यहाँ पर दिख रहा है ना, ओनली सिंगल लेयर है। ठीक है। दूसरा जो होता है, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट लेयर। उसको फिर हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ पर डायग्राम होगा कहीं पर। See, this is the basement membrane and more than one layer of cells are present on this basement membrane. जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, that only rest on the basement membrane, बाकी के एक दूसरे के above layers आते हैं। So this is compound epithelium. These are the two types of epithelium. समझ में आ रहा है? Now the cells of epithelium, उनका अलग अलग शेप होता है। दे मे बी पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर इन शेप। पॉलीगोनल मतलब 5-6 एंगल वाले सेल्स हो सकते हैं, क्यूब लाइक हो सकते हैं और कॉलम लाइक हो सकते हैं। हर एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नाउ ये जो सिंगल न्यूक्लियस होगा वो एट द सेंटर ऑफ द सेल हो सकता है or at the base of the cell. These are the two positions where nucleus could be present in epithelial cells. ठीक है? This tissue is avascular. Avascular का मीनिंग पता है? Avascular यानी they don't have their own blood supply. ठीक है? सो अभी ब्लड सप्लाई बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि जो भी नरिशमेंट होगी या ऑक्सीजन होगा, व्हाटएवर जो भी है, वो सेल्स को मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाई देयर इज ब्लड सप्लाई, राइट? नाउ दीज टिश्यूज आर अवैस्कुलर, देन हाउ कैन दे गेट देयर नरिशमेंट और ऑक्सीजन सप्लाई? कैसे मिल सकता है उनको? डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने सीखा है, राइट? सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो भी नियरिंग सरफेस होगा, वहां से ये जो सेल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है?
Yes. समझ में आ रहा है? Now it has a good capacity of regeneration. So these cells have the capacity of regeneration. Major function is protection, and it also helps in absorption, transport, filtration, secretion. Now मैंने बोला कि इसका जो लोकेशन है एपिथेलियम सेल का वो होता है और दे फॉर्म द आउटर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स. आउटर लाइनिंग फॉर्म करते हैं, इसका मतलब वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ठीक है. Yes. एंड इनर लाइनिंग जब फॉर्म करते हैं तब उनका फंक्शन होता है एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन एंड सीक्रीशन. ठीक है. नाउ एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, जब एपिथेलियल सेल्स इनर लाइनिंग फॉर्म करते हैं इंटेस्टाइन का, एट दैट टाइम दे परफॉर्म दीज थ्री फंक्शंस. ठीक है. एंड जब हम यूरिनरी सिस्टम सीखेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम सीखेंगे, उस वक्त जो यूरेथ्रा वगैरह ये जो पार्ट्स है, ठीक है ना, वहां का इनर लाइनिंग जो होता है एपिथेलियल सेल्स का, वहां पर सीक्रीशन का काम करेंगे एपिथेलियल सेल्स. सो जहां पर उनका लोकेशन होगा या जिस ऑर्गन में वो प्रेजेंट है, उस ऑर्गन के हिसाब से उनका फंक्शन होता है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes. So epithelial tissue, it is classified into two types, simple epithelium and compound epithelium. हमने अभी डिस्कस कर लिया है वो. Simple epithelium, it is made up of single layer of cells. Compound epithelium is made up of two or more layers of cells. ठीक है. So compound epithelium में जो lower most layer होगी, that only lies on the basement membrane. बाकी के cells जो होते हैं वो ये जो lower most layer होती है उसके above lie करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? Yes. नाउ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सी हमने क्या देखा, एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम. अगेन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी टिश्यूज और सेंसरी एपिथेलियम. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम. अभी हम इसको जब सिंपल एपिथेलियम के टाइप बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी सारे एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, these are made up of only a single layer of cells which is present on the basement membrane. समझ में आ रहा है? Yes. तो ये डिफरेंट टाइप क्यों है? फिर ये जो सेल का शेप है ना, Yes. डिफरेंट टाइप की वजह ये है कि सेल का शेप डिफरेंट होगा, न्यूक्लियस का पोजीशन थोड़ा सा अलग होगा एंड सेल का फंक्शन अलग होगा. बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम. सबसे पहला जो टाइप है दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल. स्क्वैमस यानी स्क्वीज होते हैं सेल्स. स्क्वीज होते हैं यानी आप लोग अगर वॉकिंग को वगैरह जाते हैं तो फुटपाथ पर जो डिजाइन वाली टाइल्स होती है वो देखी होंगी. Yes. ठीक है ना. तो वो जिस तरीके से एक दूसरे से अटैच की जाती है उसी तरीके से ये जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. दैट इज व्हाई हम उसको पेवमेंट सेल भी बोलते हैं. और स्क्वैमस, लिटरल मीनिंग स्क्वैमस का यानी जो दबा हुआ ऐसे होता है ना, उस तरीके का मीनिंग है स्क्वैमस का. सो ये सेल्स जो होते हैं वो उसी तरीके से हमको अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई देते हैं. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फ्लैट, थिन, पॉलीगोनल यानी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है. दीज आर पॉलीगोनल सेल्स विद सिरेटेड मार्जिन्स. नाउ सिरेटेड मार्जिन्स क्यों होंगी? क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर बराबर ऐसे बैठने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सिरेटेड मार्जिन पता है ना कैसी होती है? No. नहीं पता. सी अगर ये एक सेल इस तरीके से है, मतलब उसका शेप ऐसे है, तो दूसरा वाला जो होगा ना वो बराबर यहाँ पर ऐसे फिट बैठेगा. या इधर का जो सेल होगा वो इस गैप में बराबर ऐसे फिट आएगा. इसी तरीके का उसका शेप होगा. सो इस तरीके से समझ में आ रहा है? या हमारी जो अगर आपने नहीं, क्रेनियम तो इस 12th में आपको स्कल का कुछ नहीं था ना पहले आपको, यानी हेड का जो स्कल है उसके मार्जिन्स के सिरेटेड यानी फॉर एग्जांपल इस तरीके से होता है एंड दूसरी साइड जो होती है वो बराबर इसमें ऐसे फिट होती है.
अभी यहाँ पर मैंने गैप दिखाया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। सो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पर भी होता है। जो शेप होगा वो बराबर फिट होगा एक दूसरे के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सीरेटेड मार्जिन। समझ में आ रहा है? yes, So these have serrated margins and that is why they fit into each other very perfectly. The cells of this tissue fit together like tiles of the footpath. Hence, this is also called as pavement epithelium. Prominent spherical or oval nucleus is present at the center of the cell. So इस तरीके से prominent होता है, बड़ा nucleus होता है, conspicuous होता है, and the nucleus is present in the center of the cell. Now squamous epithelium के functions क्या है? प्रोटेक्शन, एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन। यानी जो नॉर्मल फंक्शंस हमने एपिथेलियम के देखे वो सारे के सारे फंक्शंस yes, एक्चुअली स्क्वैमस एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई एंड कोलन। नाउ कोलन जो है यानी जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज कोलन। तो उसमें हमको स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स दिखाई देंगे। सिमिलरली जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का इनर लाइनिंग जो होता है वहां पर भी हमको स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? yes, नाउ यहाँ पर जो अपाइकल सरफेस दिया है, अपाइकल यानी अपर सरफेस, दैट इज व्हाई अपाइकल सरफेस होगा यहाँ पर। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ही समझ में आएगा, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, yes, क्यूबॉइडल शेप होगा उसका। इन दिस tissue, the cells are cuboidal in shape with a spherical nucleus at the center. So again यहाँ पर जो nucleus है वो spherical है, मतलब round nucleus है which is present at the center of the cell. Function, absorption and secretion. So these are the two functions of cuboidal epithelium. Now it is found in the lining of pancreatic duct, salivary duct, proximal and distal convoluted tubules of nephron. So जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जो डक्ट्स होता है ना, डक्ट का इनर लाइनिंग जो होता है इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि वहां पर जो फंक्शन होगा डक्ट में एक तो एब्सॉर्प्शन या सीक्रीशन, ये दो फंक्शंस होते हैं। सो दैट इज व्हाई मैक्सिमम जो डक्ट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है अभी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमको 12th में सीखना है, तो वहां पर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसका इनर लाइनिंग इससे बना हुआ था। सिमिलरली सलाइवरी डक्ट जो होती है माउथ में जो प्रेजेंट है, 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी डक्ट्स के, वहां पर हमको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ट? डक्ट, डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, सी अगर यहाँ पर मैंने सलाइवरी डक्ट या सलाइवरी ग्लैंड निकाला, ठीक है, तो ये जो ग्लैंड होगा, ग्लैंड में जो सेल्स होंगे, दिस सेल्स दे विल प्रोड्यूस सलाइवा। यहाँ पर सलाइवा प्रोडक्शन का काम होगा। जो भी सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो थ्रू डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये डक्ट जो होगी वो माउथ का जो लोअर फ्लोर होता है, लोअर जॉ होता है या चीक्स होते हैं, वहां पर ये डक्ट्स ओपन होते हैं एंड देन यहाँ पर जो तैयार हुआ होता है सलाइवा वो इन डक्ट्स के थ्रू माउथ में पोर किया जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज डक्ट्स। डक्ट यानी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। The next type of epithelial cells or epithelial tissue is columnar epithelium. Now columnar epithelium यानी सेल जो होंगे इस टिश्यू के, those will be column like. कॉलम कैसे होता है? पिलर लाइक यानी टॉल होंगे सेल्स, ठीक है। सो columnar epithelial cells are tall, pillar like. The inner ends of the cells are narrow while the free ends are broad and flat. सी जो ये इनर एंड यानी यहाँ का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करता है वो नैरो होता है, whereas जो अपर एंड होता है वो ब्रॉड होता है। अगर हम निकालेंगे डायग्राम तो कैसे आएगा वो? इफ दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अगर ये सेल निकालते हैं हम, तो उसका अपर पार्ट ब्रॉड होगा एंड लोअर पार्ट इस तरीके से नैरो होगा। समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. So the lower part is narrow and the upper part is broader in nature. इसी अपर पार्ट को हम फ्री सरफेस भी बोलते हैं क्योंकि ये अटैच नहीं होता है. जो लोअर सरफेस है सेल का वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच होगा. ये सरफेस जो होगा वो फ्री होगा. ठीक है. सो द फ्री सरफेस शोज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई. अभी ये जो फ्री सरफेस है वहां पर हमको छोटे छोटे विलाई यानी हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं इस तरीके से. यहाँ पर भी आपको डॉट लाइट दिखाई दे रहा होगा. वो Yes, एक्चुअली जैसे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना yes, उस तरीके के यहाँ पर छोटे छोटे विलाई. विलाई यानी जैसे हमने सीलिया वगैरह देखा था ना उसी तरीके से जो होते हैं उसको हम विलाई बोलते हैं. सो द अपर फ्री एंड हैज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट. अभी ये माइक्रोविलाई होते क्यों है? माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है एक्चुअली एब्सॉर्प्शन का. फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब कोई कपड़ा है उसको हमको ठीक से रखना है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कॉम्पैक्ट करते हैं है ना, फोल्ड करते हैं. yes, राइट. तो उसी तरीके से ये जो माइक्रोविलाई होते हैं उनको इस तरीके से फोल्ड किया जाता है ऐसे 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 ऐसे. मतलब क्या होगा ये इतना बड़ा कपड़ा भी इतने छोटे से जगह में बैठ जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? yes, ये इतना बड़ा जो सरफेस है ये छोटे से इसमें बैठ जाएगा. अगर सेल का जो पूरा अपर पार्ट है वो इतना है तो इसमें और बहुत सारे फोल्ड्स बैठ सकते हैं. सो इन दिस वे ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं सेल का फॉर द एब्सॉर्प्शन. समझ में आ रहा है? yes, So this is the main function of microvilli actually. Nucleus is oval and is present in the lower half of the cell. So near base present होगा and यहाँ पर जो nucleus होगा वो oval shape में होगा. So पहले जो दो टाइप देखे उनमें हमको राउंड न्यूक्लियस था एंड सेंटर में प्रेजेंट था. यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो नियर द बेस होगा, ओवल शेप का होगा. फंक्शंस जो होंगे सीक्रीशन, एब्सॉर्प्शन. इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. अभी विलाय है तो विलाय ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में ही सब एब्सॉर्प्शन का काम होता है ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन का आफ्टर डाइजेशन. सो दैट इज व्हाई मोस्टली दीज आर फाउंड इन द intestines. So secretion, absorption, it is found in the inner lining of intestine, gallbladder, gastric glands, intestinal glands. So these are the examples कि कहाँ कहाँ पर columnar epithelial cells present होते हैं. यहाँ तक clear है? yes, ma'am. जो fourth type है that is ciliated epithelium. नाउ सीलिएटेड एपिथेलियम जो होगा उसमें भी जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सेम होगा कॉलमनर एपिथेलियम की तरह. कॉलम लाइक सेल्स होंगे. जो न्यूक्लियस होगा इट इज ओवल इन शेप एंड इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेल वगैरह. ये सारा सेम है. डिफरेंस कहाँ पर है? जो कॉलमनर एपिथेलियम है वहां पर जो हमने देखा था कि ये जो 1 मिनट यहाँ पर जो हमने देखा था कि जो अपर फ्री एंड होता है वो इस तरीके से फोल्डिंग्स में Yes, कन्वर्ट होता है जिसको हमने माइक्रोविलाई बोला था. अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल्स है उनके फ्री सॉरी ये ट्रायंगल हो गया यहाँ पर, सॉरी. उसका जो फ्री सरफेस होगा यहाँ पर ब्रिसल लाइक सीलियास प्रेजेंट होंगे. That is the main difference in ciliated epithelium and columnar epithelium. समझ में आ गया? यहाँ पर माइक्रोविला है, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है. yes, माइक्रोविला यानी जो अपर बॉर्डर होती है वही फोल्डिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ पर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज सीलिया. क्लियर है? yes, ma'am. The cells of this tissue are cuboidal or columnar. Free ends of the cells are broad while the narrow ends rest on the basement membrane. This is the similar point as compared to the columnar epithelium. The free ends show hair-like cilia. Nucleus is oval and is placed at the basal end of the cell. इसका function to create movement of materials in the contact in a specific direction and thus able to prevent the entry of foreign particles in trachea वगैरह वगैरह. मतलब
अगर जब हम खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा बोल रहे हैं खाना खाते हुए, एंड अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में थोड़ा सा भी पार्टिकल चला जाता है पानी का या फूड का, तो एकदम से रिफ्लेक्स आ जाता है, राइट? दैट इज yes, बिकॉज ऑफ द इरिटेशन ऑफ दिस ciliated epithelium which is present inside the trachea और respiratory tract. समझ में आ रहा है? yes, सो ये एक होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। दूसरा जो है कि दे क्रिएट स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट्स तैयार करते हैं फॉर द मूवमेंट के लिए। अभी इसका एग्जाम्पल, जब एग सेल होती है, ओविडक्ट पता है क्या है? no नहीं ma'am, पता है? नहीं पता? आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखा है 10th में ना? तो yes, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के यहाँ पर दो ट्यूब्स होते हैं, ऐसे ही सीखा था ना, yes, है ना? सो दीज आर द ओविडक्ट्स। ओविडक्ट का इनर लाइनिंग जो होता है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से बनता है। अभी मैंने ये जो फंक्शन है ना करंट तैयार करना, एग सेल को अंदर पुश करने का काम, उसके लिए जो मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ती है दैट इज क्रिएटेड विद द सीलिएटेड एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? yes सिमिलरली जो ma'am, स्पर्म सेल एंटर होता है वो स्पर्म सेल को भी ओवम यानी एक सेल तक लेके जाने के लिए जो करंट तैयार करने पड़ते हैं वो भी सीलिएटेड एपिथेलियम के हेल्प से ही होते हैं। ठीक है, सो दिस इज, ये जो करंट वाला एग्जांपल है वो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। yes, पुश द ओवम थ्रू ओविडक्ट, ये जो करंट वाला है उसका ये है। इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, nasal cavity, trachea, oviduct of vertebrates. So these are the locations where we can find the ciliated epithelium. यहाँ तक क्लियर है? yes, जो नेक्स्ट टाइप है एपिथेलियम का दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नाउ सी अगेन, ये जो सेल्स होते हैं उनका शेप जो होगा वो क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलम लाइक हो सकता है, पिरामिड जैसे होते हैं ना, यानी उसकी लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसका विड्थ। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा अगेन इट विल बी सिचुएटेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। ना इनमें स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम लाइक कॉलमनर एपिथेलियम भी देखा, सिलिएटेड भी देखा, नाउ दिस ग्लैंडुलर। इसमें ग्लैंड लाइक, ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सीक्रीशन का काम होता है। सो उसी तरीके से ये जो एपिथेलियम होता है उसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो ग्लैंड के तरह से फंक्शन करते हैं टू सीक्रेट समथिंग, म्यूकस होगा या एनीथिंग होगा, ये सीक्रेट करने का काम ये सेल्स करते हैं लाइक अ ग्लैंड। दैट इज वाई इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? yes, हियर द सेल्स मे बी कॉलमनर, cuboidal or pyramidal in shape. Nucleus is large, situated towards the base. Secretory granules are present in the cytoplasm. So ये जो cells होते हैं उनके cells में जो cytoplasm है उसमें secretory granules होते हैं। granules यानी कुछ particles which can secrete something। अभी ये something में बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं, ठीक है, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे तो उसमें सलाइवा सीक्रेट करने वाले सेल्स होंगे, म्यूकस ग्लैंड होगा तो म्यूकस सीक्रेट करने वाला होगा। सो इट डिपेंड्स। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? yes, द ग्लैंड्स मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। नाउ ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, अभी यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया है यहाँ पर ओनली सिंगल सेल जो है वो ग्लैंड के तरह से काम कर रही है। सो दिस इज यूनिसेल्यूलर टाइप ऑफ, ठीक है। कभी कभी सारी की सारी सेल्स जो होती है वो ग्लैंड्यूलर सेल्स होती है, तब हम उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हेलो? no ma'am, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं ये वाले नहीं समझ। ठीक है, सी
ग्लैंड का मीनिंग क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर which has a specific function to secrete something. ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड बोलते हैं, राइट? यहां तक Yes. क्लियर है? नाउ ये जो ग्लैंड्स होती है, दीज ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ओके, यहां तक क्लियर है? Yes. नाउ ये जो ग्लैंड्स होती है, दे मे बी यूनिसेल्यूलर लाइक दिस ओनली। एक का दूसरा सेल जो होगा वही फंक्शन करता है सीक्रीशन का, बाकी के कॉलमनर एपिथेलियम की तरीके से काम करेंगे। Okay. अगेन दूसरा टाइप होता है ग्लैंड का मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, यानी जिसमें सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। क्लियर है? इन दिस वे ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है वो गॉबलेट सेल का दिया है, जिसमें सिंगल जो सेल होती है वो एज अ ग्लैंड परफॉर्म करती है, देन वी कॉल इट एज अ यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। ठीक है? और Yes. इट कैन बी मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के सारे सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से ग्लैंड्यूलर होते हैं, यानी दे सीक्रेट सलाइवा। समझ में आ रहा है अभी? Yes. Depending on the mode of secretion, multicellular glands can be classified as duct-bearing glands और ductless glands. See, हमने अभी क्या देखा? ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और Multi. मल्टीसेल्यूलर। ठीक है? नाउ ये जो मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स है ये अगेन दो टाइप के होते हैं। कौन से? डक्ट बियरिंग, जिसमें डक्ट प्रेजेंट है, एंड डक्टलेस, जिनमें डक्ट Ductless. एब्सेंट है। अभी डक्ट क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है? Yes. सो ऐसे जो ग्लैंड्स है जिनमें डक्ट है, दीज आर, ऐसे जो होते हैं डक्ट बियरिंग, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आ रहा है? अभी ये Yes. जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन वर्ड है इसको बराबर ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके डक्टलेस या डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स इस तरीके से नहीं आएगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन यानी these are the glands which don't have ducts, they pour their secretion directly inside the blood. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी सीक्रीशन है, ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, राइट? एंड जो डक्ट बियरिंग ग्लैंड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टीयर ग्लैंड जो है वो डक्ट बियरिंग ग्लैंड है, या सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। सो ये जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ट्यूब होती है, दैट ट्यूब ब्रिंग्स देयर सीक्रेशन टू द प्लेस ऑफ देयर एक्शन। समझ में आ रहा है? Yes. सो दिस यहाँ पर सारा आपको ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन दिया है। ग्लैंड्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इफ द ग्लैंड इज मल्टीसेल्युलर इट कुड बी डक्ट बियरिंग, और कौन सी होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड Endo. एंडोक्राइन, जिनमें डक्ट एब्सेंट होता है। क्लियर है ग्लैंड का पार्ट अभी Yes. तक जो देखा वो? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स pour their secretion at a specific site. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें डक्ट होती है वो उनका सीक्रेशन अपनी स्पेसिफिक साइट जहां पर होगी वहां पर वो लेके आते हैं थ्रू दोज डक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा। Endocrine glands release their secretion directly into the bloodstream, for example thyroid, pituitary etc. ठीक है? नाउ ये जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है उसका फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट्स म्यूकस दैट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। सो म्यूकस सीक्रेशन, फॉर एग्जांपल जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स में म्यूकस लाइनिंग होता है या म्यूकस ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है, वहां पर जो सेल्स होते हैं दे सीक्रेट म्यूकस। उसके वजह से जो भी डस्ट एंटर होगा विथ एयर उसको ट्रैप करने का काम ये एपिथेलियम करेगा, क्योंकि वो म्यूकस सीक्रेट करता है। अगेन ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा, इट ल्यूब्रिकेट्स द इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स
सीक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का देखा, एंजाइम्स का जो पैंक्रियाज वगैरह होते हैं ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। यहाँ तक क्लियर है? Yes. नेक्स्ट टाइप जो है एपिथेलियम का, दैट इज सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। सेंसरी यानी यहाँ पर सेंस का काम होगा, ठीक है ना। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ कॉलमनर सेल्स एंड इलोंगेटेड न्यूरोसेंसरी सेल्स। नाउ अगेन यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो कॉलमनर सेल्स होंगे विथ न्यूरोसेंसरी सेल्स। न्यूरोसेंसरी जिनमें नर्व्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस, ठीक है ना। Yes. नाउ सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सेल। सो ये जो फ्री एंड होगा सेल का, यानी सी दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू, मतलब एपिथेलियम में यानी उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा एंड उसके ऊपर सेल होगा, ठीक है ना। तो इसका जो फ्री एंड है, दैट फ्री एंड विल हैव द न्यूरोसेंसरी सेल्स, मतलब ये जो अबव वाला एंड है यहाँ पर न्यूरोसेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? द सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर सेंसरी एंड्स प्रेजेंट होते हैं which are responsible for sense function. It perceives external as well as internal stimuli, यानी जो भी स्टिमुलस यानी जो भी टच का या एनीथिंग जो भी स्टिमुलस होगा वो स्टिमुलस रिसीव करने का काम जो होता है वो ये सेंसरी सेल्स करते हैं इस एपिथेलियम के। these are found in nose olfactory region, यानी कि जो भी हमें स्मेल आता है, अच्छा है बुरा है whatever, जो भी समझ में आता है, ठीक है ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी सेल्स या ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है। अभी नोज के रीजन्स होते हैं उसमें ऑल्फैक्टरी रीजन यानी द रीजन वेयर दिस सेंसरी एपिथेलियम इज प्रेजेंट। ईयर में ऑडिटरी हेयर सेल्स, यानी कुछ कुछ लोग होते हैं जिनमें अगर ट्रैवल करते हैं तो मतलब हाइट्स पर जाएंगे तो उनको वोमिटिंग वगैरह होता है, पता होगा ना। मराठीमध्ये आपण त्याला बस लागली वगैरे असं म्हणतो, जिनको मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रैवल अगर करते हैं तो वोमिटिंग जैसे फीलिंग होता है, नौशिया होने लगता है। दैट वो क्यों होता है? बिकॉज जो ऑडिटरी कैनल होता है हमारा ईयर का, उसमें ये जो सेंसरी सेल्स होते हैं उनमें कुछ मूवमेंट्स होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट नौशिया लाइक फीलिंग आता है। आईज में भी सेंसरी सेल्स होते हैं, उनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, यानी जो भी हमें दिखाई दे रहा है यानी डिफरेंट कलर्स होंगे या जो भी दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोटो रिसेप्टर्स। यानी जो भी लाइट आईज के अंदर प्यूपिल के अंदर एंटर करती है एंड उसके बाद जो भी इमेजेस हमको दिखाई देती है, दीज आर बिकॉज ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स के नाम पता है? रोड्स एंड कोन्स, नाम तो सुना होगा। So, ये दो टाइप होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स जिनके वजह से इमेज फॉर्म करने में रेटिना को हेल्प मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी एपिथेलियम। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। यानी जर्मिनल एपिथेलियम हम जिसको बोलते हैं ना कि विद द हेल्प ऑफ दीज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ हमने कल मतलब जो सेल डिवीजन का लेसन था उसी में सीखा है कि गैमेट प्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा मियोसिस से होता है, ठीक है ना। सो दैट इज वाई स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है जर्मिनल एपिथेलियम और द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड meiotically to produce haploid gametes। मेल गैमिट मेल बॉडी में फॉर्म होगा, फीमेल गैमिट फीमेल बॉडीज में फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? सो इसका लोकेशन का है लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टेस्टीज में। सो जो टेस्टीज का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स यानी मेल गैमिट।
ठीक है। Yes. सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिस इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, दैट इज बाय लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस, या ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका जो जर्मिनल एपिथेलियम होगा, दोज विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, इनर लाइनिंग ऑफ ओवरी। अभी ओवरी फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने का काम होता है वो ओवरी का होता है। ओवरी की जो इनर लाइनिंग होती है या ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, दैट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। समझ में आ गया? Yes. ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो अभी देख लेते हैं। मतलब हमारा एपिथेलियल टिश्यू का जो एक टॉपिक है वो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कल के लेक्चर में आगे का देखेंगे। नाउ अभी तक जो हमने डिफरेंट टाइप देखे वो थे सिंपल एपिथेलियम के, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ कंपाउंड एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड उसके ऊपर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। उसी को हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड यानी स्ट्रैटा यानी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रैटा, दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो कंपाउंड एपिथेलियम के हम दो टाइप करते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। Stratified epithelium nucleus is present in the stratum germinativum, यानी जो नीचे वाली लेयर होती है ना, या नीचे वाला साइड होता है, वहां पर ओनली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि सी अगर एक मिनट है, ये हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन निकाला एंड इसके ऊपर सारे सेल्स है, मतलब ये एक लेयर हो गया, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे लेयर होंगे, स्ट्रैटास होंगे, ठीक है ना। सो दिस विल फॉर्म द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। नाउ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रैटम जर्मिनल, यहाँ पर जो है, सॉरी ये जो है नीचे वाला, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम क्या होता है, ये जो लोअर मोस्ट लेयर होती है ना सेल्स की, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। नाउ इसको स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपर साइड वाले जो भी लेयर्स होते हैं, दिस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस लेयर, दैट इज व्हाई जर्मिनेटिवम, यानी प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना, यानी इन सेल्स को तैयार करते या रिप्रोड्यूस करती है ये लेयर, दैट इज व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। सो न्यूक्लियस जो होगा वो इस सेल्स में प्रेजेंट होता है या इस साइड में प्रेजेंट होता है। सेल्स एट द फ्री सरफेस बिकम फ्लैट एंड लैक द न्यूक्लियस कॉल्ड एज स्ट्रैटम कॉर्नियम। सो न्यूक्लियस सिर्फ लोअर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा, बाकी के जो सेल्स या बाकी के जो लेयर्स होंगे ऊपर वाले जितने भी हो, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? Yes. ठीक है। सो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लोअर मोस्ट लेयर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, एंड ऊपर वाले जो है लेयर्स जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। यहाँ तक क्लियर है? Yes. फंक्शन है प्रोटेक्शन का, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ईसोफेगस, कॉर्निया, वेजाइना एंड रेक्टम, यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नाउ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी जहां पर क्या बोलते हैं हम, जो ओल्ड सेल्स है वो शेड हो जाते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस वगैरह, वहां पर हमको स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, सॉरी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मिलता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम समझ में आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट जो टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम का, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशन का मीनिंग पता है ना, चेंज होना, कुछ तो चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज सेम लाइक दैट ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यानी स्ट्रक्चर सेम होगा दोनों का। The cells can undergo a change in their shape and structure depending upon the degree of stretch. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ओनली यही डिफरेंस है कि ये जो सेल्स होते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ स्ट्रेच, मतलब जितना इलास्टिसिटी जैसे बोलते हैं ना, कि जितना डिस्टेंड Yes. होगा ऑर्गन, उस तरीके से अगर मतलब
रिलैक्स कंडीशन में ऑर्गन है तो शायद सेल्स ओवल शेप के दिखाई देंगे, अगर ऑर्गन स्ट्रेच हो जाता है तो वो कॉलमनर दिखाई देंगे, या उनका शेप चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। फंक्शन डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन, मतलब ऑर्गन के डिस्टेंशन में ये हेल्प करते हैं। लाइक ब्लैडर जो होता है, ओरिजिनल शेप अलग होता है, लेकिन जब यूरिन उसमें कलेक्ट होती जाएगी तो जो शेप होगा वो थोड़ा 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 बढ़ता जाता है, राइट, डिस्टेंशन हो जाता है उसका। सो ऐसे जो ऑर्गन है जहां पर डिस्टेंशन होता है वहां पर हमको ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है एपिथेलियम के डिफरेंट टाइप्स जो भी हमने देखे वो? Yes. हम्म।